Today we start chapter number 15, Introduction to Graphs. Let us start with the introduction. Have you seen graphs in the newspaper, television, magazine, books, etc.? The purpose of the graph is to show numerical facts in visual form so that they can be understood quickly, easily and clearly. Thus, graphs are visual representation of data collected. Data can also be presented in the form of table. However, a graphical presentation is easier to understand. This is true in particular when there is a trend or comparison to be shown. We have already seen some types of graphs. Let us quickly recall here. So here ग्राफ्स के बारे में बताया गया है. हमने बहुत बार ग्राफ्स को न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, मैगज़ीन में, बुक्स में देखा है और अल्टीमेटली ग्राफ्स हमको क्या दिखाते हैं? न्यूमेरिकल फैक्ट्स दिखा सकते हैं. और ग्राफ में से हम इजीली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है और उसमें से हम इजीली जो डेटा है वो देख के पता कर सकते हैं. Now let us start with the types of different graphs. First one is bar graph. A bar graph is used to show comparison among categories. It may consist of two or more parallel vertical horizontal bars in bracket rectangles. तो यहाँ पे बताया गया है बार ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है. उसमें क्या होता है? जनरली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दोनों पे डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं और उसको इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ बार रिप्रेजेंट किया जाता है. दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज अ बार ग्राफ. अब यहाँ पे सिंगल बार है. इसी तरीके से डबल बार ग्राफ भी होता है विच शोज द कंपैरिजन between the different values. See here डबल बार ग्राफ इज गिवन. तो डबल बार ग्राफ में क्या है? यहाँ पे बताया है मंडे एंड ट्यूसडे. तो यहाँ पे ये जो डार्कर बार्स है दैट इज फॉर दी मंडे और जो लाइट कलर्ड बार है दैट इज फॉर दी ट्यूसडे. तो जब भी इस तरीके से कुछ डबल वैल्यूज कंपैरिजन के फॉर्म में हमको दिखाना हो तो उस टाइम पे हम डबल बार ग्राफ यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज पाई ग्राफ इन ब्रैकेट सर्कल ग्राफ. तो यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. पाई ग्राफ को बोला जाता है सर्कल ग्राफ. और पाई ग्राफ इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल. The circle represent the whole figure. 15.3 is a pie graph. It shows the percentage of viewers watching different types of TV channel. तो here the word is circle graph. That means कि circle के फॉर्म में represent किया जाता है. और circle क्या हो गया आपका? Circle become the whole part और उसमें से कुछ इस तरीके से parts दिखाए जाते हैं और circle को divide किया जाता है इस तरीके से कुछ पार्ट्स में. जैसे कि यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल गिवन है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी चैनल दिखाए गए हैं. तो ये पूरे सर्कल में से 10% इंफॉर्मेटिव चैनल लोग देखते हैं, 15% लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, 25% स्पोर्ट्स देखते हैं एंड रिमेनिंग 50% देखा जाता है एंटरटेनमेंट. Next type is a histogram. A histogram is a bar graph that shows data in intervals. It has adjacent bars over the intervals. तो histogram क्या है? It is one type of bar graph, but उसमें data है वो कैसे show किया जाता है? In the form of intervals. See here, we take one example for this. यहाँ पे आपको weight दिया गया है. Weight in kilograms. 40 to 45 के बीच के वेट के 4% है. 45 kg to 50 kg के वेट के बीच में 12 पर्सनस है. 50 kg से 55
केजी वेट हो इतने 13% है, 55 केजी टू 60 केजी का वेट हो उतने 6% है, एंड लास्ट में 60 टू 65 के बीच में वेट हो उतने कितने पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन है 5। अब इसके बेस में हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो किस तरीके से ड्रॉ होगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे वी कैन सी इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दी बार ग्राफ, यहाँ पर भी बार्स हैं जैसे बार ग्राफ में था, बट देयर इज टू डिफरेंस इन दी बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। क्या है टू डिफरेंस? फर्स्ट वन इज, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से कुछ लाइन दिखाई गई है, तो इसको बोलते हैं जैगेड। यहाँ पे इन फिगर नंबर 15.4 अ जैगेड लाइन हैज़ बीन यूज्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग नंबर्स बिटवीन 0 एंड 14। ये जैगेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये जैगेड लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि 0 से 40 के बीच वाले नंबर्स हैं वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वाई? बिकॉज 0 के 40 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, बिकॉज 5 का इंटरवल लिया है 40 टू 45, 45 टू 50, यहाँ पे इंटरवल कितना है? 5 नंबर्स का। तो यहाँ पे आगे वाले नंबर्स में भी 5 का इंटरवल लेना पड़ेगा, तो दैट मीन्स कि ये सारे नंबर्स अगर मैं आगे रखूँगी तो ये वाले नंबर्स और भी पीछे चले जाएंगे, और इतना बड़ा तो हमारा ग्राफ पेपर भी नहीं होता है, तो दैट मीन्स कि वो हमारे ग्राफ पेपर में एडजस्ट नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई जब भी कुछ इस तरीके का डेटा होता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे? बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। और उसमें भी कीप इन माइंड कि यहाँ पे जैगेड लाइन ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके से जैगेड लाइन ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट है। नाउ अनदर डिफरेंस इज देयर आर नो गैप्स बिटवीन बार्स बिकॉज देयर आर नो गैप्स बिटवीन द इंटरनल। बार ग्राफ में हमने देखा था इस तरीके से बार ग्राफ सी, यहाँ पे डबल बार ग्राफ में हम देख सकते हैं यहाँ पे डबल बार ग्राफ का एक स्लॉट है, फिर उसके बाद एक स्पेस है, फिर अगेन एक डबल बार ग्राफ का स्लॉट है, फिर उसके बाद स्पेस है। तो इस तरीके से यहाँ पे हिस्टोग्राम में कोई भी स्पेस नहीं होता है। सी 40 टू 45 के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है? 4, तो यहाँ पे हो गया ऑन द वाई एक्सिस 4 पर्सन, और 40 टू 45 के बीच में ड्रॉ कर दिया एक बार। फिर नेक्स्ट इंटरवल है 45 टू 50, और उसमें कितने पर्सन है? नंबर ऑफ पर्सन आर 12, तो यहाँ पे 12 का बार हो गया। अब ये इंटरवल कितना है? 45 टू 50 के बीच का इंटरवल है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 45 से एंड करेंगे 50 से। तो सी दोनों में 45 कॉमन है, यहाँ पर भी दोनों में 50 कॉमन है, यहाँ पर 55 और यहाँ पे 60। तो दैट मीन्स कि जो हिस्टोग्राम होगा उसमें एडजेसेंट बार्स और द इंटरवल्स हमको देखने को मिलेंगे। वो इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, बार्स होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, बीच में स्पेस नहीं होगी। Then next one is line graph. A line graph display data that changes continuously over periods of time. तो लाइन ग्राफ हमें क्या दिखाता है? ऐसा डेटा कि जो टाइम पीरियड के साथ चेंज होता है। उसमें ऐसा डेटा हम दिखा सकते हैं कि जो चेंज होता है विद द पीरियड ऑफ टाइम। When Renu fall sick, her doctor maintained a record of her body temperature taken every 4 hours. It was in the form of a graph. We may call this a time temperature graph. It is a pictorial representation of the following data given in the tabular form. तो यहाँ पे रेनू सिक हुई थी, जब भी बीमार हुई थी उस टाइम पे उसका टेम्परेचर लिया था 4 आवर्स के इंटरवल में, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। टाइम है 6 AM, 10 AM, 2 PM एंड 6 PM। इतने बजे उसका टेम्परेचर देखा गया था, टेम्परेचर मॉनिटर किया था, तो यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है। 6 बजे उसका टेम्परेचर था 37 डिग्री, एंड 10 o'clock उसका टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, 2 PM उसका टेम्परेचर था 38 डिग्री सेल्सियस, एंड एट 6 PM उसका टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस। अब इस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय यूजिंग लाइन ग्राफ। उसमें भी द हॉरिजॉन्टल लाइन यूजुअली कॉल्ड द एक्स एक्सिस। ये 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस। That shows the timings at which the temperature were recorded.
What are labeled on the vertical line यूजली कॉल्ड दी वाई एक्सिस. ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन होती है उसको बोला जाता है वाई एक्सिस. यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्राफ पेपर में इस तरीके से ड्रॉ किया है. सी यहाँ पे टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पे 6, 10, 2 एंड 6. ठीक है, ये हो गया आपका टाइम. अब वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे है टेम्परेचर. ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और यहाँ पे है टेम्परेचर. सी यहाँ पे भी आपको जैगेड लाइन शो किया है. दैट मीन्स कि यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है, नंबर 0 से. तो 0 से 30 के बीच का डेटा हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ड्रॉ किया है जैगेड लाइन. तो यहाँ पे टेम्परेचर स्टार्ट हुआ है 30, 32, 34, 36, 38, 40 एंड 42. यहाँ पे इंटरवल लिया है 2 का. ये इंटरवल हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. इसमें कोई डिफरेंस नहीं करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है. जस्ट ये हमारा टाइम है वो हमको जो टेबल में दिया है वो ही लेना है. ठीक है, अब 6 बजे टेम्परेचर कितना मॉनिटर हुआ था, 6 बजे था 37 डिग्री. 37 कहाँ पे आएगा, बिटवीन 36 एंड 38. यहाँ पे हो गया 37. 10 o'clock कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस. एट 2 PM 38 डिग्री सेल्सियस एंड एट 6 PM वो हो गया 35 डिग्री सेल्सियस. अब हमने पॉइंट्स रख दिए. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को कनेक्ट करके हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे. हमेशा ध्यान रखना है 2 पॉइंट्स को ही कनेक्ट करना है. सबसे पहले हम ये 2 पॉइंट्स को यहाँ पे स्केल रख के कनेक्ट करेंगे. फिर उसके बाद आपको ऐसा नहीं करना है कि ये तीनों पॉइंट्स आ जाए, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. नहीं, दैट इज़ रॉन्ग. आपको क्या करना है, अगेन ये 2 पॉइंट कनेक्ट करने हैं और उसके बाद लास्ट में ये 2 पॉइंट कनेक्ट करने हैं. तो हमेशा ध्यान रखना है, ये मैंने ऐसे ही हाथ से ड्रॉ किया है, बट आपको कैसे ड्रॉ करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल. सो यहाँ पे नेक्स्ट इज व्हाट ऑल डज दिस ग्राफ टेल यू. यहाँ पे ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर मोर एट 10 AM. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पैटर्न है उसमें सबसे ज़्यादा हाई पिक कहाँ पे है, यहाँ पे. और वो कितना है, 40 डिग्री. तो दैट मीन्स कि 10 बजे रेनू का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था, वो कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस. एंड देन डिक्रीजिंग टिल 6 PM. और उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या होता गया, डिक्रीज होता गया. उसके बाद हुआ 38 और 38 के बाद हो गया 35. Notice that the temperature increased by 3 डिग्री सेल्सियस. इनिशियली 6 बजे से स्टार्ट किया था, तो पहले कितना था, उसका टेम्परेचर था 37. फिर उसके बाद हो गया 40. तो दैट मीन्स कि 45 माइनस 37 तो कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस. तो इनिशियली उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ था, 3 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द पीरियड 6 AM to 10 AM. नाउ ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन और वी कैन सी कंक्लूजन फ्रॉम द लाइन ग्राफ. Let us start exercise number 15.1. Question number 1 is the following graph shows the temperature of a patient and hospital recorded every hour. तो यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया गया है वो किसका है, एक पेशेंट का जिसका टेम्परेचर मॉनिटर किया गया है एवरी आवर. और उसमें भी स्टार्टिंग हो रहा है 9 AM एंड एंड विद दी 3 PM. और यहाँ पे टेम्परेचर दिखाया गया है 34 to 39 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे हो जाएगा टाइम. एक्स एक्सिस हो जाएगी टाइम की, वाई एक्सिस हो गया टेम्परेचर. नाउ on the basis of that, question number A is what was the patient's temperature at 1 PM. 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, तो देख लेते हैं. 1 PM कहाँ पे है, यहाँ पे है. उस टाइम टेम्परेचर कितना था, तो टेम्परेचर यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, बिटवीन 36 to 37. तो 36 to 37 उसके बीच में क्या हो जाएगा, 36.5. तो दैट मीन्स कि 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना होगा, 36.5. फिर उसके बाद बी है व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस. तो 38.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा 38.5.
तो यहाँ पे ये लाइन में कहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे पॉइंट दिखाया गया है। तो ये पॉइंट पे टाइम क्या है, टाइम देख लेते हैं एट 12 नून। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 नून। अभी इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन ए का आंसर हो जाएगा द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM was 36.5 डिग्री सेल्सियस एंड द पेशेंट्स टेम्परेचर was 38.5 degree Celsius at 12 noon. Then question number C is the patient's temperature was the same 2 times during the period given. What were these 2 times? तो यहाँ पे बताया गया है कि पेशेंट का टेम्परेचर 2 बार एक ही जैसा आया है और वो कौन सा टाइम है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं 2 सिमिलर टाइम कौन से हैं, ये वाला। यहाँ पे 1 PM और यहाँ पर है 2 PM। सो एट 1 PM एंड 2 PM टेम्परेचर इज सेम और वो भी कितना है 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, इसका आंसर हो जाएगा द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज सेम और कितना है 36.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 PM एंड 2 PM। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the temperature at 1:30 PM? How did you arrive at your answer? तो यहाँ पे 1:30 PM पे टेम्परेचर कितना है और वो हमें कैसे पता चला। तो आगे देख लेते हैं बार ग्राफ में 1:30 PM कहाँ पे आएगा, तो बिटवीन 1 and 2। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 and 2 के बीच में ये वाली लाइन है, वो हो जाएगी आपकी 1:30 PM की। नाउ सी हियर 1:30 PM पे कितना टेम्परेचर होगा 36.5। क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे 1 PM एट 1 PM एंड एट 2 PM द टेम्परेचर वॉज सेम और कितना था 36.5। तो दैट मीन्स कि कांस्टेंट टेम्परेचर था यहाँ पे ये दोनों पॉइंट के बीच में। तो हमारा 1:30 PM कहाँ पे आ रहा है, ये दोनों के बीच में। तो दैट मीन्स कि एट 1:30 PM द टेम्परेचर वॉज 36.5। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1:30 PM वॉज 36.5 डिग्री सेल्सियस। और कैसे पता चला, तो यहाँ पे रीज़न हो जाएगा द टेम्परेचर डिड नॉट चेंज ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ 1 PM एंड 2 PM। सो द टेम्परेचर डिड नॉट शो एनी चेंज एंड इट वॉज 36.5 डिग्री सेल्सियस एट 1:30 PM। Then last question is during which periods did the patient's temperature showed an upward trend? तो that means कि कौन सा ऐसा टाइम इंटरवल है कि जिस टाइम पे जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो अपवर्ड ट्रेंड, दैट मीन्स कि इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है, देख लो ग्राफ में हम देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 9 to 10 के बीच में इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली 10 to 11, फ्रॉम 10 to 11 इंक्रीज हो रहा है। फिर ये डिक्रीज, ये स्टेबल, यहाँ पे लास्ट में 2 to 3 PM के बीच में इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स कि कितनी बार इंक्रीज हुआ, 1, 2 and 3 और उसमें टाइम पीरियड था 9 to 10, 10 to 11 एंड 2 to 3 PM। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड ड्यूरिंग द पीरियड्स 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM and 2 PM to 3 PM because the temperature increased during these intervals. Then question number 2 is the following line graph shows the yearly sales figure for a manufacturing company. तो यहाँ पे आपको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका ईयरली सेल कितना हुआ है और सेल कितने में है, करोड़ में। कितने करोड़ सेल हुआ है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, उसका डेटा यहाँ पे गिवन है बाय यूजिंग लाइन ग्राफ।
तो उसके बेस पर से फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो 2002 में सेल कितना था, सी यहाँ पे है 4, और कितने में है सेल इन करोड़, तो यहाँ पे हो गया 2002 में 4 करोड़, और दूसरा है 2006, तो 2006 में कितना है, यहाँ पर है पॉइंट, और वो कितना है 8 करोड़। तो यहाँ पे हम इसका आंसर्स कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा द सेल्स इन द ईयर 2002 वॉज ₹4 करोड़ एंड द सेल्स इन द ईयर 2006 वॉज ₹8 करोड़। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है What were the sales in 2003 and 2005? 2003 एंड 2005 में कितना सेल था वो दिखाना है। तो कैसे पता चलेगा, अगेन फिगर देख लो 2003, तो 2003 में यहाँ पे है पॉइंट, और ये पॉइंट को अगर हम लेके जाए तो 6, यहाँ पे क्या होगा 7, एंड यहाँ पे है 8, तो यहाँ पे 2003 में हो जाएगा 7 करोड़, एंड 2005 वाला पॉइंट कहाँ पे है 10 करोड़, तो यहाँ पे 2005 में हो जाएगा 10 करोड़। तो इसका आंसर कैसे होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा द सेल्स इन द ईयर 2003 वॉज ₹7 करोड़ एंड द सेल्स इन द ईयर 2005 वॉज 10 करोड़। Then C is compute the difference between the sales in 2002 and 2006। तो 2002 और 2006 का जो सेल है उसका हमें डिफरेंस निकालना है। तो 2002 में कितना है 4 और 2006 में कितना है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 4, 8 करोड़ माइनस 4 करोड़, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 करोड़। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 and 2006 equals to ₹8 minus 4 करोड़ equals to 4 करोड़। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया। फिर लास्ट में है in which year was there the greatest difference between the sales as compared to its previous year। तो यहाँ पे जितने साल का रिकॉर्ड दिया गया है उसमें कौन से ऐसे साल हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस ईयर। तो हम यहाँ पे देख के ही बता सकते हैं कि सबसे बड़ी वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन। तो दैट मीन्स कि 2002 टू 2004 के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा। देखो 2004 में कितना सेल हुआ था 6 करोड़ और 2005 में कितना हुआ है 10 करोड़। तो दैट मीन्स कि पूरे 4 करोड़ का डिफरेंस है। तो ये कौन सा हुआ, ये हो गया इन द ईयर ऑफ 2004 टू 2005। तो यहाँ पे इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, in year 2005 there was the greatest difference between the sales as compared to its previous year। previous year that means कि 2005 का previous year कौन सा था 2004।